नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैच पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर हमने शुरू कर दी थी एक्सरसाइज 3.2 और उसके अंदर हमने कुल क्वेश्चन कर लिए थे 16 और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है, उस 2x2 की मैट्रिक्स है, 3-2 4-2 और साथ में कह रहा है कि आई तो अंडरस्टूड है कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आई को 2x2 का लेना है, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3x3 का लेना है, अगर नहीं दे रखा हो तो ठीक है। तो ये तो खुद के ऊपर आराम से हम लिख लेंगे। और साथ में कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i हो तो के का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना, इस बार अपने सेकंड ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया भाई। 2022 में प्रश्न, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2022 में प्रश्न पूछा गया है। देखो, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और मैट्रिक्स से प्रश्न जो है ना वो सिंपल ही आ रहे हैं। एक दो बार ही प्रश्न थोड़ा सा इस बुक से हट गया है। तो देखो कितना सिंपल सा प्रश्न है, देखो क्या है। और अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है कि ए दे रखा, आई दे रखा है, साथ में कह रहा है कि आपका ए आई और के अंदर एक रिलेशन दे रखा है, वो ये दे रखा है। और अब आपको ये कह रहा है कि आपको के का मान निकालना है। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ ना, तो ए स्क्वायर लिखो। अब ए स्क्वायर लिखना है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, ठीक है ना। क्या था कि तरीका ये था कि भाई ए गुणा ए लिखना है। चलो एक बार कर लेते हैं इसको, ए गुणा ए। ऐसे तो करते हैं स्क्वायर को, 3-2 4-2 और 3-2 4-2। क्या करेंगे, गुणा करो इनको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3-3 9, 4-2 8, तो माइनस का 8, 9 प्लस का तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3-2 6 माइनस के और प्लस के 4, तो माइनस के 2 बचेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4-3 12 -8 4 बचेंगे। और सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस के 8 और प्लस के 4, तो माइनस के 4 बचेंगे। आ गया स्क्वायर। अब देखो सारे सारे मान रख दो इसमें, इसलिए ए स्क्वायर का मान तो अपने पास कितना आ गया, 1-2 4-4 और बराबर के ए का मान कितना है, ए का मान रखो 3-2 4-2 और -2 आई का मान कितना है 1-0-0-1, 1-2 4-4 और बराबर के को गुणा करो, 3 के -2 के 4 के और -2 की। ये बात अपनी पहले कर चुके अपनी 2-0-0-2। किसी भी अदिश राशि से मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बात अपन कर चुके हैं। देखो 1-2 4-4, अब ये आगे जो है ये क्या है, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है, तो इनका अंतर अपने को लिखना है। तो करो, देखो इसमें से मैट्रिक्स घटानी है, तो 3 के -2 के में से 0 हटाओ तो 0, माइनस का 2 क्या आ जाएगा, 4 के में से 0 हटाओ तो 4 क्या आ जाएगा और माइनस का 2 के माइनस का 2 आ गए। अब देखो 3 के -2 बराबर, देखो अगर ये मैट्रिक्स से अगर बराबर है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके संगत भी बराबर होंगे। कर लो इनको, तो 3 के -2 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 के बराबर कितना आ गया, 3 और के बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको और इसको बराबर करो तो भी के का मान कितना आएगा, एक ही आएगा। सॉरी, एक है, 3 नहीं, 1। 3/3, 3 का भाग देंगे ना, तो 3 में 3 का भाग दो तो 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर इसको और इसको बराबर करोगे तो भी के का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसको और इसको बराबर करोगे तो भी के का मान 1 आएगा और इनको दोनों को बराबर करोगे तो भी के का मान 1 ही आएगा। ठीक है, तो यही प्रश्न था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 का अगर बोर्ड के लिहाज से बात करें तो ये 12th क्लास में कई बार पूछा गया प्रश्न। और देखो जब से 12th क्लास में मैट्रिक्स जो है ना वो 2011 के आसपास सिलेबस में आई थी। इससे पहले 11th क्लास में हुआ करती थी एक्सरसाइज। तो तब से लेकर के और ये प्रश्न शायद 3-4 बार प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 18 का। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 -10 α/2 और 10 α/2
0 तथा I कोटि 2 का एक तत्समक आयु है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना अपने को कि I प्लस ए बराबर I माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स दे रखी है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये बराबर होंगे। ये बात अपने को प्रूव करनी है। देखो ए में दे रखा है अल्फा बाई 2 और यहां पर दे रखा है अल्फा। इसका मतलब देखो ए का मान अगर यहां रखेंगे तो ये जो साइड आएगी ना, ये अपनी अल्फा बाई 2 के रूप में आएगी, ठीक है। और ये आगे यहाँ पर अल्फा बाई 2 रखेंगे, यहाँ अल्फा है भाई, ए का मान रखेंगे तो अल्फा बाई 2 आएगा ना इसमें, ये आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा और अल्फा बाई 2 दोनों आ रहे हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों को एक ही कोण में बदल लें, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। हमने पढ़ा था कि साइन अल्फा साइन 2x बराबर पढ़ा था हमने 2 tan x से अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा था हमने। साइन 2x को हमने लिखा था 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कोस 2x को हमने लिखा था, अगर यहाँ कोस 2x को हमने लिखा था 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये लिखा था, ठीक है। अब देखो अगर सॉरी ये गलत लिख दिया भाई, ध्यान दें। कोस 2x को हमने लिखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिखा, ठीक है ना, गलत हो गए, ठीक है। अब देखो हमें तो ये 2x के रूप में है, अगर x के रूप में करेंगे तो इनको क्या करना है, जहां 2x है 2x की जगह हमने कर दिया x, यानी sin x का मान निकालने, तो वो क्या आएगा, x की जगह 2x की जगह x किया, मतलब इसका आधा कर दिया, तो आगे भी आधा हो जाएगा भाई, यहाँ 2x का आधा x हुआ तो x का आधा कितना हो जाएगा, x बटे 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x बराबर हो गया 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ठीक है। इसी प्रकार से कोस x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखो पहले अपन दोनों साइड सोल्व करने पड़ेंगे, पहले अपन लेके चलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। आई प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई है अपना 1 0 0 1 और ए कितना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 0, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक में जीरो हटाओ, एक और जीरो को जोड़ोगे तो एक आएगा, एक और माइनस टेन अल्फा बाई 2, 0 और टेन अल्फा बाई 2 जोड़ोगे तो टेन अल्फा बाई 2 और एक और जीरो को जोड़ोगे तो एक, ठीक है, आ गया। अच्छा ये तो आगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, इसको दे दो अपन समीकरण एक देते हैं इसको। अब लेके चलते हैं अपन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड क्या अपनी कि ये ना आई माइनस ए ये है, ठीक है। अब देखो आई माइनस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस एल्फा, ये है, ठीक है। रखो आई माइनस ए, आई का मान कितना है 1 0 0 1, ठीक है, माइनस ए का मान कितना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 और 0, ठीक है। और गुणा में क्या है, देखो ये दोनों मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इनको अपन एक काम करते, बड़ा ब्रैकेट है उसमें बंद कर देते हैं इसको, ठीक है ना। हमने एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है ना, इस चारों तरफ ध्यान रखें, अपन मंजिला ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट तो मैट्रिक्स यूज होता ही है। अब देखो कोस एल्फा को क्या लिखेंगे, यानी कोस इसको हम लिख सकते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, और साइन को क्या लिखेंगे, साइन एक्स को हम आधे गुण में से लिखते हैं ना, तो 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ठीक है। और फिर यहाँ क्या इतना है साइन अल्फा है ना, तो 2 टेन एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ठीक है। और आगे देखो कोस अल्फा क्या लिख देंगे,
1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम में, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र अपने काम में लिए। अब देखो अपने राइट हैंड साइड ये तो निकाल रहा है ना, देखो क्या आएगा, इन दोनों को सोल्व करो, यानी इस मैट्रिक्स में से घटाओगे तो एक में से जीरो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एक आएगा। जीरो में से माइनस टेन अल्फा बाई टू घटाओगे तो माइनस माइनस गुणा होगे प्लस हो जाएगा, यानी टेन अल्फा बाई टू। और जीरो में से टेन अल्फा बाई टू घटाओगे तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू, और एक में जीरो घटाओगे तो जीरो। ठीक है, और ये कितना हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, और माइनस टू टेन एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। टू टेन एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, अब देखो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, दोनों मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हो गई, एक ये हो गई। ठीक है ना, इन दोनों को गुणा करना है, करो इनको गुणा करो दोनों मैट्रिक्स को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो एक को इससे गुणा करें तो क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, आ गया, एक से गुणा गया, फिर प्लस इसको इससे गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, दो टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, आगे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक को इससे गुणा करो क्या आएगा, माइनस टू टेन एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। फिर इसको इससे गुणा करो क्या आ जाएगा, प्लस टेन एल्फा बाई टू इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थोड़ा सा जो मल्टीप्लाई है ना ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, ध्यान रखिए इसमें। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस टेन एल्फा बाई टू को हम गुणा करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, प्लस जीरो से गुणा होगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर सेकंड रो और अपना क्या जाएगा सेकंड कॉलम, तो टेन एल्फा बाई टू से इसको गुणा करोगे क्या जाएगा, माइनस का माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा ना, तो टू टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, और जीरो से इसको गुणा करोगे कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो ये जीरो नहीं है भैया, एक में से जीरो हटाओगे ना, देखो ये गलती हो गई, यहाँ यहाँ एक आएगा। ठीक है ना, तो अब देखना, ठीक है अब देखना, देखो क्या बन रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे इसको गुणा किया गया, फिर एक को इससे गुणा करोगे तो ये आएगा टू टेन एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा अपना माइनस का टू माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। एक से गुणा करो क्या जाएगा, प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो क्या बन रहा है, अब है समझने वाली बात। यहाँ देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले देखो ये में इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा आएगा अपना एलसीएम, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा एल्फा बाई टू आ जाएगा एलसीएम, दोनों में एक जैसी है। अब देखो फिर क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू और प्लस टू टेन एल्फा बाई टू आएगा ना। अब देखो ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, तो दो में से एक हटाएंगे तो प्लस का एक बच जाएगा ना, तो मैं सीधा ही इसको ये लिख रहा हूं कि ये अपना बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें आ जाओ आगे, आगे वाले में देखो क्या होगा, आगे वाले में टेन एल्फा बाई टू जो है ना, दोनों में सेम चीज है, दोनों में भाई नीचे वाली चीज है वो सेम, दोनों में सेम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, तो नीचे तो अपना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू आ जाएगा अपना एलसीएम। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या बनता है, दोनों में से, और अगर हमें टेन एल्फा बाई टू कॉमन ले
तो क्या बनेगा देखना, ये तो बन गया माइनस का 2, ठीक है, दोनों में से हमने मान ये कॉमन ले लिया tan अल्फा बाई 2, ठीक है, एलसीएम दोनों में यही आएगा तो सीधा क्या हो जाएगा भाई, दोनों में नीचे वाली चीज बराबर है ना, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी दोनों का हर एक जैसा है, तो ऊपर वाली संख्या को सीधा जोड़ दो। अच्छा, जोड़ेंगे तो इन दोनों में tan अल्फा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये तो हो गया माइनस का 2 और आगे क्या बनेगा, प्लस का 1 और माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये बनेगा। अच्छा, नीचे आ जाओ, इसमें इन दोनों में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो सब में सेम है, तो ये तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो आ जाएगा एलसीएम आ गया। अब देखो इन दोनों में देखो, इनको अगर दोनों को जोड़े तो tan अल्फा बाई 2 कॉमन आएगा, क्या tan अल्फा बाई 2 आ गया कॉमन। अब देखो क्या बचा, प्लस वाला 2 है, इसको तो लिख देते पहले, और ये माइनस का और ये तो कॉमन ले लिया था ना, तो ये माइनस का बच गया। अब माइनस को अंदर गुणा करें तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, इन दोनों में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें और इस वाले में तो एक जैसा ही है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा। अब देखना क्या होगा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 और माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो दो में से एक tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 घटा दो तो एक बचेगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखना आगे क्या होता है। देखो आगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, एक भाई दोनों में अंश और एक जैसा ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1। यहां देखो माइनस का 1 और माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये बनेगा, ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते क्या बनेगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2 बन गए, है ना। और अब ध्यान देना, देखो इसको मैं सीधा सोल्व कर रहा हूँ, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 और माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऊपर भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो इसमें 2 माइनस 1 यानी दो में से घटाओगे तो एक बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऊपर भी है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे भी दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, केवल tan अल्फा बाई 2 बचेगा, tan अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा आगे वाला 1, क्योंकि ये तो अंश और हर एक जैसा ही है, तो एक आ गया। देखो देखे ये आ गया अपना समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखो देखे राइट साइड इक्वल है क्या, समीकरण 1 में 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1, ये मतलब राइट साइड आई, और समीकरण 2 में भी राइट साइड ही आ रही है, ठीक है ना, मतलब दोनों की समीकरण की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। बस ये प्रश्न था अपना, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, बढ़िया प्रश्न है बोर्ड के लिहाज से, ठीक है। बस इसमें बढ़िया इसीलिए है क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है ना, यहाँ अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, एक तो ये जो कोस अपना कोस एक्स और साइन एक्स जो है ना, इनको आधे कोण में चेंज किया है, तो ये त्रिकोणमिति हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, उस ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार के प्रश्न हमने बहुत किए थे, ठीक है। तो और अगर नहीं आ रहे हैं तो पीछे की कोई ट्रिग्नोमेट्री क्लासें अपनी एक प्ले लिस्ट बनी है जिसके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, लगभग 32-33 वीडियो है, वो सारे देखें, सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हुई है वहाँ। तो देखो हमने कोस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 आधे कोण में चेंज किया, मैंने फॉर्मूले यहाँ लिख दिए थे, और फिर इनको देखो सोल्व करके हमने गुणा किया, ये जो गुणनफल है ना, ये गुणनफल थोड़ा ध्यान देने वाला है, और फिर गुणनफल ये गुणा करने के बाद में तो ये चीज जो हमने हल की है ना, ये सभी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, हर जगह एलसीएम यही आएगा, और फिर इसको सोल्व किया तो हमने ये प्राप्त कर लिया, और ये अपने जो लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड का जो मान आया वही, और वही मान राइट साइड का, दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 और 20 क्वेश्चन जो है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है ना, ये मतलब ऐसे हैं कि ये मैट्रिक्स का जो यूज होता है ना, वो बता रहे हैं कि मैट्रिक्स का यूज कैसे, कहाँ अपने को डेली लाइफ में इनकी जरूरत पड़ती है। तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है अपने पास है कि किसी व्यापारी के पास 30,000 रुपए का कोष है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में वो निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज
प्राप्त होता है तो आयोग गुणन के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये हो एक बार तो, और दूसरी बार कितना हो 2000 रुपये हो। देखो राशि कितनी है उसके पास 2000 रुपये है ना, तो मान लेते हैं कि प्रथम कोष में जो है ना, प्रथम जो बॉन्ड है उसके लिए जो खर्च कर रहा है ना, वो प्रथम बॉन्ड में निवेश राशि जो है ना वो तो अपनी कितनी है x मान लेते हैं, ठीक है x। और दूसरे बॉन्ड में जो निवेश राशि है वो कितनी है भाई, दो बॉन्डों में कर रहे हैं 30,000 रुपए थे उसके पास, तो दूसरे बॉन्ड में उसने कर दी कितनी 30,000 माइनस x। भाई एक में उसने x कर दी ना, तो शेष बची वो दूसरे बॉन्ड में तो निवेश करेगा, ठीक है। और दर जो दे रखे हैं ब्याज दर वो क्या दे रखी है ब्याज दर, तो प्रथम बॉन्ड पर जो ब्याज दर है ना, प्रथम बॉन्ड पर जो ब्याज दर है वो तो है कितनी 5% वार्षिक, ठीक है 5% वार्षिक। और दूसरे के ऊपर जो है ना, दूसरे बॉन्ड के ऊपर जो ब्याज दर है वो कितनी दे रखी है 7% वार्षिक, तो परसेंट का मतलब 100 के ऊपर है ना। अब देखो हम बनाते हैं इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। हमने जो निवेश राशि ने उसका हमने एक मैट्रिक्स बना दिया ए, और उसको मैंने लिख दिया कॉलम के रूप में x और 30,000 माइनस 30,000 माइनस x, ठीक है। ये तो बना दिया अपने किसकी, जो बॉन्ड है ना उनकी एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। और इंटरेस्ट यानी ब्याज के ऊपर जो मैट्रिक्स है उसको हमने बना दिया एक अपना रो बना दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, चलो इसको रो बना लेते हैं, ठीक है ना, गुणा करने में दिक्कत आएगी नहीं। इसको रो बनाते हैं x और 30,000 माइनस x, ठीक है। b को हमने लिखा 5/100, कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे इसको, और 7/100 प्रतिशत हटा दिया, ठीक है। अब देखो ब्याज कैसे मिलेगा अपने को, तो ब्याज जो है ना ये दर हो गई, मूलधन हो गया, ठीक है। और समय ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर, तो थी ना। अब देखो क्या रहा है कि ब्याज उसको मिल रहा है 1800 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो अब एक वर्ष का ब्याज की बात कर रहा हूं कि एक वर्ष में उसको 1800 रुपये ब्याज के मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखो मतलब समय कितना हो गया, एक वर्ष हो गया, तो उस समय ब्याज वो क्या होगा मूलधन गुणा दर ही तो हुआ, तो मूलधन तो ये था और दर ये है। इसका मतलब कि जो ब्याज है ना, ब्याज बराबर कितना हो गया a इंटू बी, ये तो हुआ ब्याज, ठीक है भाई, मूलधन गुणा दर ही तो हुआ। अब ब्याज कितना दे रखा है 1800 रुपये, पहले में देखो दो पार्ट है इसमें, पहले में दे रखा 1800 रुपये, तो a x और 30,000 माइनस x, और b कितना है 5/100 और 7/100, कर लो इनको गुणा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा देखो, अगर इसमें देखें तो ये मैट्रिक्स कैसे मिलेगी अपने को, ये 1y2 की है और ये 2y1 की है। अगर गुणा करें तो कल मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स गुणा कब होंगी, जब पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर हों, ये तो बात है ना। और फिर अगर नई मैट्रिक्स आई वो कितनी कोटि की मिलेगी, तो इनको जो बराबर है इनको हटा दो, शेष बचा कितना 1 × 1, तो मतलब हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी वो 1y1 की आएगी, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा उसमें, ठीक है। देखो कौन सा आएगा वो, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो एक ही रो और एक कॉलम कर लो गुणा, तो x को इससे गुणा करके कितना जाएगा 5x/100, और प्लस इसको अगर 7 से गुणा करो कितना जाएगा 7×21 और माइनस 7x/100, ये तो हुआ। अच्छा अब देखो 1800, ये बन गया एक समीकरण, 100 एलसीएम आना ही है, दोनों जगह 100 ही है तो एलसीएम 100 ही आएगा ना, और 5x से और प्लस 21 2,10,000 और माइनस 7x, ये 100 इस साइड गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा ये, ठीक है। और 5x प्लस के 7x माइनस के, तो माइनस के 2x बचेंगे ना, तो 2,10,000 और माइनस के 2x, ठीक है। इस 2x को ले आओ इस साइड, तो 2x बराबर कितना हो, 2,10,000 और माइनस 1,80,000, तो 2x बराबर हो जाएगा 30,000 और x बराबर हो जाएगा 15,000। x का मान कितना आ गया 15,000 आ गया। तो प्रथम बॉन्ड पर जो वे राशि है ना, प्रथम बॉन्ड में निवेश राशि जो वो तो है 15,000 रुपये, ठीक है। और दूसरे बॉन्ड में जो निवेश राशि है वो कितनी आ जाएगी
30,000 माइनस 15,000 यानी वो भी 15,000 रुपये आएगी। ठीक है, तो ये एक अपना क्वेश्चन था 19 का। अगर 2000 दूसरे पार्ट में या 2000 कर लेना, तरीका ये होगा करने का। ठीक है, तो आगे वाला जो प्रश्न है ना, ये किताबों से संबंधित है, तो ऐसा इसी तरीके से ये होगा कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रम से 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो आयु बीजगणित का प्रयोग कर द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो क्या दे रखा है इसमें, देखो ये क्या कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, रसायन यानी केमिस्ट्री बुक कितनी है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की जो बुक है ना वो कितनी अपने पास 10 दर्जन है। 10 दर्जन है, इसका मतलब टोटल बुक कितनी है, एक दर्जन में 12 होती है तो 120 बुक हो गई। ठीक है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बुक कितनी है, 8 दर्जन। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की जो बुक है वो 8 दर्जन, तो 12 × 96 हो गई। ठीक है, और गणित की बुक कितनी है, मैथ्स की जो बुक है वो दे रखी है अपने पास कितनी, 10 दर्जन, तो 120 ये हो गई। ठीक है, अब देखो रसायन विज्ञान का प्रति पुस्तक मूल्य कितना है, रसायन विज्ञान की प्रति पुस्तक मूल्य कितना है, रसायन विज्ञान की एक पुस्तक जो उसका मूल्य दे रखा है अपने को 80 रुपये, यानी केमिस्ट्री की जो बुक है ना उस बुक की एक बुक की जो रेट है वो 80 रुपीज है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की जो बुक है उसकी रेट कितनी दे रखी है, उसकी दे रखी है भौतिक विज्ञान दे रखी है 60 रुपए की, और मैथ्स की जो बुक है ना, गणित की जो बुक है यानी गणित की किताब है उसका मूल्य दे रखा है 40 रुपए। ठीक है, इन सभी पुस्तकों को बेचने पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो हम एक काम करते हैं, ये तो बना लेते हैं जो बुक्स है ना उनकी संख्याओं का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसको तो बना लेते हैं रो मैट्रिक्स 96 120। ठीक है, और ये जो प्राइस है ना इसका हम दूसरा मैट्रिक्स बना लेते हैं बी, और इसको बना लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो कुल धनराशि कितनी आएगी, कुल धनराशि बराबर कितना होता है भाई, एक सारी पुस्तक जोड़ दो और सारी एक पुस्तक, कुल धनराशि कितनी आएगी, मतलब एक पुस्तक का 80 रुपये, 120 का 80 से गुणा करो, 96 ने 60 से गुणा करो, 120 को 40 से गुणा करो, सबको जोड़ दो, टोटल धनराशि आ जाएगी। तो हमने क्या किया, यानी हम ये कर रहे हैं कि ए और बी इनको गुणा कर दो, कुल धनराशि कैसे प्राप्त होगी कि ए और बी को गुणा कर दो। तो देखो क्या आएगा, 120 96 120 और 80 60 40। अब ये क्या है फर्स्ट, मतलब इसमें तो ये तो है अपनी 1/2 की मैट्रिक्स, और ये हो गई सॉरी 1/3 की हो गई तो, और ये हो गई 3/1 की मैट्रिक्स। भाई इसमें तो 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स गुणा कब होती है, जब पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर हो, तो 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी अपने को। तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 12 × 96। ठीक है, और इसको गुणा करो 0 6 36 और 9 6 54 और 3 57 और 12 4 48। ठीक है, इन सबको जोड़ो भी, 0 6 6 7 13 और 8 21 5 4 9 1 10 10 और 19 29। ठीक है, तो 29,160 रुपये आए अपने पास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ऐसे पर्सन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, ये अपने जो अर्थमेटिक्स है उस अर्थमेटिक उससे ही हो जाएगा, इससे बड़े अगर कैलकुलेशन करनी हो तो आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हो जाएगा, इससे गणित के सामान्य नियम से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इसलिए एग्जाम में नहीं आते ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 और 22 है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 21 और 22 दोनों ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ये बोर्ड के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और वैसे कंपटीशन लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है इसमें, ये कह रहा है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड और डब्ल्यू तथा पी क्रम से, देखो 5 प्रकार की मैट्रिक्स दे रखी हैं और उनकी कोटियां दे रखी हैं, यानी एक्स जो है ना उसका ऑर्डर दे रखा है 2yn, वाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है 3yk, और जेड मैट्रिक्स जो दे रखी है उसका ऑर्डर दे रखा है 2yp, और डब्ल्यू मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर दे रखा है अपने को
NY3 और P जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे देगा PYK, ये कैपिटल P है, ध्यान रखें, ठीक है। और इनकी सहायता से अपने को प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 के उत्तर देने हैं, आंसर बताने हैं। देखो 21 का क्वेश्चन जो है ना, उस 21 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ये 5 मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर अपने को दिए हुए हैं। तो 21 का जो क्वेश्चन है ना, 21 क्वेश्चन जो है उसमें क्या कर रहा है ये कि पी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए, पी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई ये चीज परिभाषित है, ये चीज परिभाषित है, इसका मतलब इसका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एन के और पी में क्या प्रतिबंध है, एन के और पी में क्या प्रतिबंध है। देखो सबसे पहली बात तो ये देखो कि पी एक्स परिभाषित कब होगा, परिभाषित जब ये मतलब ये परिभाषित होने का मतलब ये होगा कि पी को एक्स से गुणा कब कर सकते हैं, जब पी के कॉलम और एक्स की रो बराबर हो, यानी पी के कॉलमों की संख्या और एक्स में रो की संख्या अगर बराबर हो तब गुणा कर सकते हैं। ये तो बात है अपनी कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे ना उतने ही सेकंड मैट्रिक्स में रो होनी चाहिए। देखो पी क्या है, पी ये ना, पी ये है, तो पी में क्या होना चाहिए, कॉलम यानी के किसके बराबर होना चाहिए, एक्स की रो के बराबर होना चाहिए। एक्स क्या है ये, तो यहाँ के का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तथा अब देखो के का मान तो 2 आ गया, के बराबर 2 आ गया, इसलिए px का ऑर्डर कितना होगा, px का क्रम या px की कोटि कितना हुआ। देखो p क्या है, p दे रखे अपने को PYK की मैट्रिक्स है, और जो x है वो कितनी है, x अपनी 2yn की है। अब देखो बात क्या थी अपनी कि दो मैट्रिक्स गुणा कब होंगी, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स से रो के बराबर हो, यानी पहले मैट्रिक्स से जितने कॉलम होंगे उतने दूसरी मैट्रिक्स में रो होनी चाहिए, तो k बराबर 2 होगा तब ये परिभाषित होगी। और नई मैट्रिक्स यानी px जो आएगी उसका ऑर्डर कितना आएगा, pyn, मतलब नई मैट्रिक्स जो है ना उसका ऑर्डर कितना हुआ, pyn हुआ, ठीक है। तथा wy परिभाषित होने के लिए क्या आएगा, wy परिभाषित होगा कब परिभाषित होगा, जब देखो w और y, w के क्या दे रखा अपने को, w इस साइड लिखता हूं, देखो w के ऑर्डर दे रखे अपने को कितना दे रखा है, n/3, और y का ऑर्डर कितना दे रखा है, 3y_k। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो परिभाषित कब होंगी, जब ये फर्स्ट के जितने रो होंगे कॉलम होंगे, फर्स्ट में जितने कॉलम होंगे उतने सेकंड में रो होनी चाहिए। तो देखो इसमें कॉलम 3 है, इसमें रो 3 है, मतलब ये परिभाषित हो सकता है। तो परिभाषित कब होगा, जब दोनों फर्स्ट के कॉलमों की संख्या और दूसरे में रो की संख्या बराबर आए, ठीक है। अब देखो इसलिए wy का ऑर्डर कितना हुआ, wy का क्रम कितना हो जाएगा, ny_k, ये तो हुआ। अब देखो क्या कह रहा है कि px प्लस wy दोनों परिभाषित है, नहीं ये इनका योग किया जा सकता है। अब योग किया जा सकता है, दो मैट्रिक्स कब होगा, नहीं दो मैट्रिक्स को हमें जोड़ और घटा तभी सकते हैं जब उनके क्रम बराबर हो, ठीक है ना। तो ये px प्लस wy परिभाषित है, इसका मतलब दोनों का क्रम बराबर है, अर्थात तब दोनों का क्रम बराबर है, यानी ऑर्डर बराबर है, क्रम बराबर है। अब क्रम बराबर है दोनों का, तो देखो इसका क्रम तो आया p इंटू एन और इसका क्रम कितना आया, n इंटू के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p तो n के बराबर होगा, इसलिए p बराबर तो क्या हो जाएगा n, और n बराबर क्या हो जाएगा k। भाई दोनों के ऑर्डर बराबर आएंगे ना, तो इसका ऑर्डर कितना है pyn और ये है ny_k, तो ये pyn मतलब इसमें जितने रो होंगे उतने इसमें रो होंगे, इसमें जितने कॉलम होंगे उतने ही इसमें होंगे। तो देखो इसमें p रो है, इसमें n रो है, तो दोनों बराबर आएंगे, p बराबर है, इसमें n कॉलम है, इसमें k कॉलम है, तो दोनों बराबर आएंगे, n बराबर k, ठीक है। अब देखो अर्थात हमारे पास क्या गया, p बराबर n बराबर k, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपना कौन सा है इसमें। अब देखो यहां पर पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है, क्यों ठीक है, देखो क्या दे रखा है उसमें, k बराबर दो दे रखा है और p बराबर n दे रखा है, p बराबर n दे रखा है। हालांकि इसमें p n और k तीनों ही दो आएंगे, तो इसमें
अगर ये दे रखा हो p बराबर n और k बराबर 2 दे रखा तो भी ठीक है, अगर ये दे रखा हो कि p बराबर n बराबर k ये दे रखा तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन ठीक है। अब देखो आगे वाले में जो है ना, उसमें कह रहा है कि यदि 22 के क्वेश्चन में इसी के आधार पर 22 का आंसर देना है। 22 के प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि n बराबर p हो, n बराबर p हो तो 7x माइनस से 5z की कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, ये पूछा है, इसका ऑर्डर पूछा है क्या आएगा। ठीक है, अब देखो 7 से 5 से में कोई मतलब नहीं है, एक तो x मैट्रिक्स है, ये z मैट्रिक्स है, हम ये दोनों का अंतर बता रहे हैं, यानी दोनों का अंतर, यानी दोनों को घटा रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स कब घटेंगी, जब दोनों के क्रम बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि x व z का क्या है, का क्रम बराबर है, तभी घट सकेंगे, क्रम बराबर है। भाई इसका मान निकालना ना अपने को, x में से z घटाना है। भाई ये तो संख्या है 7 और 5 तो क्या आदिश राशि है, तो गुणा हो जाएंगी, तो मैट्रिक्स एक प्रतीक के साथ गुणा होंगी, तो नई मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी, x के रूप की तो आएगी, यानी जो x का ऑर्डर है वही 7x का ऑर्डर आएगा। अच्छा, अब दोनों के ऑर्डर समान है तभी घटेंगी। अच्छा, अब देखो x का ऑर्डर कितना दे रखा है, x का ऑर्डर दे रखा है अपने पास है 2yn, और ये z का ऑर्डर कितना दे रखा है 2yp। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 2yn और 2yp, इसका मतलब n बराबर क्या है, p तो है, n बराबर p है। ठीक है, अब n बराबर p है ना, तो कह रहा है कि जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, या तो आएगा 2yn या आएगा 2yp। अब कौन सा ऑप्शन दे रखा है वो ये आंसर हो जाएगा इसमें। 2yn दे रखा है, 2yn दे रखा है, 2yp नहीं दे रखा है, तो ये भी अगर ये दे रखा तो ये भी सही था, लेकिन py2 दे रखा वो गलत है, ये गलत है, क्योंकि 2yp आएगा ना कि py2। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रश्न है ना 21 और 22, ये छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है उसमें पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन 21 और 22 के जो है ना ये कोटियों पर आधारित प्रश्न जो है और दोनों ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़े ना वो 17 का 18 का प्रश्न दोनों अच्छे प्रश्न है, 21 और 22 के दोनों प्रश्न अच्छे हैं। ये जो बीच में 2 प्रश्न दिए है ना, ये प्रश्न को ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी बोर्ड के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। बाकी कंपटीशन में जो है ना इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछ जाएंगे, कंपटीशन में पूछ जाएगा तो 16-17 का हो गया। ठीक है ना, 16 का प्रश्न है वो, 17 का प्रश्न है वो, 17 का प्रश्न तो आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 18 प्रश्न की पूछे जाने की संभावना कम है, और 21 और 22 के प्रश्न इस टाइप के प्रश्न अपने कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से भी अच्छे हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।